हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम जो संविधान पढ़ रहे थे उस संविधान का भाग 5 पढ़ रहे थे और उस भाग 5 में हम लोग पढ़ रहे थे कार्यपालिका। और कार्यपालिका में हमने अभी तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को देखा है और उपराष्ट्रपति को देखने के बाद मैंने आपको राष्ट्रपति की शक्तियां बताई थी और उसके बाद हमारी क्लास आज हो रही है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण पद है जो कार्य करता है, वो पद है जो कि प्रधानमंत्री का पद है। ठीक है, और उस प्रधानमंत्री के पद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको राष्ट्रपति की शक्तियों में अनुच्छेद 72 जो था या आर्टिकल 72 जो था उसके बारे में बताया था। आज हम आर्टिकल 74 और 75 की चर्चा करेंगे। बहुत इजी है, आसान है, आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखो, संविधान का भाग 5 जिसमें संघ सरकार है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हम रोज ही क्लास में चर्चा करते हैं। उसमें हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति को हमने पढ़ा, उपराष्ट्रपति को हमने पढ़ा और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया जो कि हमने ब्रिटेन से ली है। और संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है उसमें दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक नाम मात्र की शक्तियां और एक जो वास्तविक शक्तियां होती है। तो नाम मात्र का जो पद है ब्रिटेन का जो क्राउन होता है उसके समकक्ष है, जबकि वास्तविक शक्ति का उपयोग जो करता है वो जो प्रधान होता है या प्रधानमंत्री होता है वो उसकी वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है। तो यहाँ पर हम आज प्रधानमंत्री के संबंध में ही समझेंगे। तो अनुच्छेद 74 जो है, अनुच्छेद 74 जो है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री के पद का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। सिर्फ 74 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और 75 ये बोलता है कि उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि उसका एक हेड होगा। तो अनुच्छेद 74 ये बोलता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, ये बोलता है। और अनुच्छेद 75 ये बोलता है कि जो मंत्री परिषद होगी उसका जो प्रमुख होगा, हेड होगा, उसे हम प्रधानमंत्री कहेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 ये महत्वपूर्ण फैक्ट जो है प्रधानमंत्री के संबंध में हम उनको जानते हैं। देखो, सबसे पहले याद रखना अनुच्छेद 74 जिसमें लिखा है मंत्री परिषद का गठन, अर्थात जब राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अपनी जो शक्तियां हैं उस शक्तियों को उपयोग करने के लिए उसका एक क्या होगी, उसकी एक मंत्री परिषद होगी। तो मंत्री परिषद गठन का प्रावधान है 74 में। 75 में लिखा हुआ है पीएम की नियुक्ति, अर्थात मंत्री परिषद जो है उसका हेड जो होगा वो पीएम होगा और उसकी नियुक्ति जो रहेगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो देखो, मंत्री परिषद लिखा है 74 में कि राष्ट्रपति की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा, जिसका उल्लेख 75 में है। तो अनुच्छेद 75(1) या आर्टिकल 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहाँ से दो बात समझने की कोशिश करना, राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होती है। निर्वाचन उसको कहा जाता है जिसको कि पब्लिक मत देती है, वोट देती है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति को मत दिए हुए लोगों में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति की जो नियुक्ति रहती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। जबकि निर्वाचन जो होता है वो सिर्फ सांसदों के द्वारा, सांसद जो होते हैं वो चुनकर जाते हैं, निर्वाचन सांसदों का होता है लोकसभा के लिए। अब राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी करेगा, तो याद रखना राष्ट्रपति नियुक्ति उस व्यक्ति की करेगा जो बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, याद रखना जो बहुमत दल का नेता होगा वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करेगा। तो बहुमत दल का नेता जो रहता है वो लोकसभा का होता है, लेकिन आप देखना कि राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को जब चुना जाता है तो वो राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करेगा वो क्या होना चाहिए, बहुमत दल का नेता होना चाहिए। तो बहुमत क्या है, बहुमत वो है जिसके साथ क्या है, ऐसा है बहुमत का आंकड़ा अगर हम देखें तो बहुमत ऐसा है कि 100/2 को हम देखते हैं तो 50, तो 50 + 8 अर्थात
50 से एक ज्यादा जिसके साथ सांसद है वो क्या होगा, बहुमत दल का नेता होगा। वो व्यक्ति राज्यसभा का भी हो सकता है या लोकसभा का भी हो सकता है। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी 6 माह के अंदर, अनुच्छेद उसमें वर्णन है अनुच्छेद 75 में कि अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर उन सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अर्थात अगर वो नहीं करते ऐसा तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो 75(5) में लिखा हुआ है कि अधिकतम 6 माह में उसे सदन का क्या हो जाना चाहिए, सदस्य बन जाना चाहिए। तो यहां से याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति वो उस व्यक्ति की करता है जो बहुमत दल का नेता होता है। और बहुमत दल के लिए क्या जरूरी है, तो बहुमत में 50+1 जिसके पास दल है, जैसे मान लो अभी लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो उस 45 में से 272 जिसके साथ होंगे वो बहुमत दल का नेता है। तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो बहुमत दल के क्या है, नेता है। लेकिन कई लोग जो बहुमत दल के नेता नहीं रहते तो उनको बहुमत साबित करना पड़ता है संसद में। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा। फिर अब अगर प्रधानमंत्री की जो मुख्य जो बातें हैं उससे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री के लिए निम्नतम आयु क्या है बनने के लिए। तो देखो प्रधानमंत्री की आयु कहीं भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो लोकसभा से भी बन सकता है और राज्यसभा से भी बन सकता है। इसलिए लोकसभा की जो निम्नतम आयु है सांसद बनने के लिए वो है 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सांसद बनने के लिए उम्र है 30 वर्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा निम्नतम आयु जो है प्रधानमंत्री बनने की वो है 25 वर्ष। अर्थात अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र में सांसद निर्वाचित होकर चला जाता है तो अगर और उसे बहुमत दल का नेता अगर चुना जाता है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, और लोकसभा में राज्यसभा जो कि उच्च सदन है उसमें 30 वर्ष है। तो निम्नतम आयु अगर पूछी जाए कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या है बनने के लिए तो 25 वर्ष है। और अधिकतम का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री जब तक चुनाव जीतकर बहुमत दल का नेता बन सकता है तब तक वो प्रधानमंत्री रह सकता है। अगर वो 150 साल तक अगर वो जीता है तो 150 साल तक अगर वो चुनाव जीतता है तो 150 साल तक भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए याद रखिएगा प्रधानमंत्री की अधिकतम आयु नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कम से कम सीमा है उसकी 25 साल। ठीक है, और फिर अधिकतम बार कितनी बार तक बन सकते हैं तो इसकी भी सीमा प्रधान उसमें संविधान में नहीं दी गई है, कितनी बार तक भी वो बन सकता है, बशर्त है कि चुनाव जीतकर बहुमत दल का नेता वो बनना चाहिए। ठीक है, तो अधिकतम बार बनने की भी कोई सीमा नहीं है। अब जब प्रधानमंत्री बन गए तो उसकी शपथ कौन दिलवाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रपति को शपथ किस बात की दिलाई जाती है, संविधान की दिलाई जाती है या किसी और बात की दिलाई जाती है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा संविधान की जो शपथ लेते हैं वो राष्ट्रपति लेते हैं, उपराष्ट्रपति लेते हैं, न्यायाधीश लोग जो लेते हैं वो संविधान की शपथ लेते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जितने भी मुख्यमंत्री ये सारे के सारे जो लोग हैं ये ईश्वर की या पद या गोपनीयता की शपथ लेते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा किस बात की शपथ ली जाती है, तो पद एवं गोपनीयता की या ईश्वर की शपथ ली जाती है। जब भी आप देखना जब शपथ समारोह हो मान लो तो बोलते हैं मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जबकि राष्ट्रपति अगर शपथ लेते हैं तो बोलते हैं मैं संविधान की शपथ लेता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों में याद रखना पद एवं गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री के द्वारा ली जाती है और शपथ यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। फिर कार्यकाल जो होता है वो अधिकतम, याद रखिएगा जो कार्यकाल होता है लोकसभा का या प्रधानमंत्री का वो वैसे तो जनरली 5 वर्ष रखा गया है, लेकिन यहाँ पर याद रखना एक शब्द और उपयोग होता है राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, जब तक
उसके पास बहुमत दल है, मतलब बहुमत है, तब तक वो प्रधानमंत्री रह सकता है, अर्थात वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार है, लेकिन अगर वो संसद में या अपना बहुमत खो देते हैं तो वो कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है, अर्थात संसद को भंग कर सकता है। तो कार्यकाल कम भी हो सकता है, तो कार्यकाल 5 वर्ष का हो सकता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जिसे हम सामान्य भाषा में इच्छा अनुसार कह सकते हैं। ठीक है, तो कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन अगर बहुमत खो देते हैं वो, तो कभी भी त्याग पत्र देना पड़ सकता है। ठीक है, अब त्याग पत्र किसे देते हैं? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति त्याग पत्र किनको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। तो एक फैक्ट यहाँ से ये याद रखना। प्रधानमंत्री के बाद वेतन की बात आती है, तो देखो प्रधानमंत्री का कोई अलग से वेतन नहीं है, उनको कोई अलग से उसके लिए वेतन नहीं दिया जाता है। जो सामान्य सांसदों को जो वेतन मिलता है वही वेतन प्रधानमंत्री को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो भत्ता मिलता है वो भत्ता अन्य सांसदों से प्रधानमंत्री को क्या कर देता है? अलग कर देता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, सांसदों का जो वेतन है वो वेतन ही प्रधानमंत्री का वेतन है, और वेतन निर्धारण करने का जो अधिकार है वो संसद के पास ही है, अर्थात यही सांसद लोग ही अपना क्या करते हैं? वेतन निर्धारित करते हैं। तो वर्तमान में एक सांसद का वेतन 50,000 रुपए है, तो प्रधानमंत्री का वेतन जो है वो भी 50,000 रुपए है, लेकिन जो भत्ते दिए जाते हैं प्रधानमंत्री को वो अन्य सांसदों से ज्यादा होते हैं, इसलिए उनकी जो भत्ते से वो अन्य सांसदों से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ये हो गया वेतन। ठीक है, तो ये मुख्य बातें थी, याद रखिएगा प्रधानमंत्री के संबंध में। प्रधानमंत्री के संबंध में और जो उनकी शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें, तो शक्तियां, जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो सब शक्तियां राष्ट्रपति अपने मातहतों या अपने अधीनस्थों के माध्यम से उपयोग करता है, अर्थात प्रधानमंत्री उन सब शक्तियों का वास्तविक रूप में क्या करता है? प्रयोग करता है। तो वो सारी जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां क्या है? प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं। लेकिन फिर भी कुछ मेन चीजें हैं, मैं बता देता हूं आपको। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो बनता है वो बहुत सारी चीजें उसके अंदर में रहती है। प्रधानमंत्री जो रहता है वो बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता अर्थात उसको संसद में, लोकसभा में उसको दल, मतलब एक तरीके से उसको नेता मान लिया जाता है, उसको नेता चुना जाता है, तो वो बहुमत दल का नेता होता है। दूसरा, वो लोगों का भी नेता होता है, जैसे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी है वो एक तरीके से लोगों के भी नेता है। ठीक है, बहुमत दल के नेता है, जनता का नेता है, और वो जो पार्टी रहती है उस पार्टी का भी नेता होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे अभी वर्तमान में बीजेपी से प्रधानमंत्री है तो पार्टी का भी वो क्या है? नेता है। ठीक है, तो वो पार्टी के भी नेता है। ठीक है, फिर अगला फैक्ट उसमें है कि हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो राष्ट्र का भी नेता होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्र का भी नेता होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्र का नेता है, बहुमत दल का नेता है, या लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो राष्ट्र का नेता है। और जो मतलब प्रधानमंत्री के लिए जितने हम फैक्ट बोल सकते हैं, हम ये कहेंगे कि वो देश का शासनाध्यक्ष है। देखो, दो चीजें होती हैं यहाँ पर, एक शासनाध्यक्ष होता है और एक राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो राष्ट्राध्यक्ष का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो ब्रिटेन का है, और शासनाध्यक्ष उसमें क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष में कि राष्ट्र का जो प्रमुख होता है या पहला व्यक्ति होता है वो राष्ट्राध्यक्ष होता है। और राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो शासनाध्यक्ष की क्या करता है? नियुक्ति करता है। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो शासनाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उस संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि शासनाध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि शासन का शासन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ये भी एक इसका बहुत बड़ा फैक्ट है। दूसरा याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री होता है वो सदन का भी नेता होता है। ठीक है, सदन का अर्थात जिस भी सदन का हो, लोकसभा का हो तो लोकसभा का, राज्यसभा का हो तो राज्यसभा का, तो सदन का भी वो नेता होता है। तो प्रधानमंत्री के साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई है कि वो लोकसभा का नेता होता है, वो राष्ट्र का नेता होता है, वो बहुमत दल का नेता होता है, वो सदन का नेता होता है, वो शासन का अध्यक्ष होता है, अर्थात सारे काम जो होता है शासन के रूप में उसी के अधिकार के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें प्रधानमंत्री से संबंधित जो थी मैंने आपको बता दी। और क्वेश्चन ये आते हैं कई बार
कि जो प्रधानमंत्री है उसकी शक्तियों का वर्णन करो तो वो शक्तियां वही रहेगी जो राष्ट्रपति रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ शक्तियां हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पीएम की शक्तियां या उसके कार्य, पीएम की शक्तियां या उसके कार्य, लेकिन संविधान में याद रखिएगा प्रधानमंत्री की शक्तियों का कहीं उल्लेख नहीं है, वो मंत्रिपरिषद की शक्तियों का उल्लेख है। लेकिन चूंकि मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है तो वो उन शक्तियों का क्या करता है, उपयोग करता है, और वास्तविक शक्ति का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, चूंकि जो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक शक्ति जो रहती है उसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, जबकि राष्ट्रपति क्या रहता है, कार्यपालिक शक्ति का नाम मात्र प्रमुख होता है, नाम मात्र की शक्तियां उसके पास रहती है। सारी जो शक्तियां उपयोग करता है राष्ट्रपति वो सब प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर उपयोग करता है। फिर भी प्रधानमंत्री की कुछ राष्ट्र शक्तियां हैं जैसे मंत्रिपरिषद के रूप में। तो देखो मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 में है, उसमें मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उस बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है। जो भी निर्णय लेते हैं वो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से लेते हैं। उस मंत्रिपरिषद के अंतर्गत एक कैबिनेट बनता है जो कि प्रधानमंत्री की का किचन कैबिनेट भी कहलाता है। अर्थात जो कैबिनेट रहता है वो मंत्रिपरिषद का एक छोटा रूप रहता है जिसमें 10 से 12 मंत्री जो रहते हैं वो प्रधानमंत्री के खासम खास जो लोग रहते हैं उनका एक ग्रुप रहता है जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। और महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो अपने मंत्रिमंडल के अंदर ही, कैबिनेट के अंदर ही क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसको मंत्रिपरिषद के सामने रखते हैं। तो मंत्रिपरिषद जनरली जो कैबिनेट का प्रस्ताव जो सुझाव रहता है उसको मान लेते हैं। तो इसे प्रधानमंत्री की किचन कैबिनेट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करने के साथ साथ जितने भी विभाग होते हैं उन विभागों का बंटवारा जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है और इसकी सलाह वो राष्ट्रपति को देते हैं। अगर विभागों का बंटवारा करता है तो मंत्री जो बनाते हैं उस मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये भी एक काम है प्रधानमंत्री का। फिर मंत्रियों के द्वारा जितने भी विकासात्मक कार्य किए जाते हैं उस विकासात्मक कार्य जो है वो सारे के सारे विकासात्मक कार्य क्या है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही होते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद संबंधी जो कार्य या शक्तियां हैं उनकी, ये याद रखिएगा। फिर राष्ट्रपति के रूप में उनकी क्या शक्तियां हैं, तो देखो राष्ट्रपति के रूप में ये शक्तियां हैं कि जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति की को सलाह देकर, या प्रधानमंत्री उसमें क्या करता है, सलाह देता है, ये याद रखिएगा। नियुक्ति संबंधी सलाह वो राष्ट्रपति को दे सकता है, जैसे अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हुई, सीएजी की नियुक्ति हुई, या और भी जो नियुक्तियां होती है सारी, वो सारी नियुक्तियां जो होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को देता है, तब जाके वो नियुक्तियां होती है। और जितनी भी प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद या संसद जितनी भी योजनाएं चलाती है, मतलब प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल, वो सारी योजनाओं से राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अवगत कराता है। ये भी याद रखिएगा, क्यों अवगत कराना क्या है, ये अवगत कराना ये भी राष्ट्रपति से संबंधित जो उनकी मुख्य शक्तियां हैं वो है। लेकिन एक अनुच्छेद यहाँ से याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री होता है वो अनुच्छेद 78 के तहत, 78 के तहत मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का क्या होता है, कड़ी होता है। अर्थात मंत्रिपरिषद या संसद में लिए गए जो मंत्रिपरिषद में लिए गए जो मतलब एक तरीके से फैसले हैं उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देना उसका कर्तव्य है प्रधानमंत्री का, और हर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसा अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 78 यहाँ से आता है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपनी मतलब जो चीजें फैसले लेते हैं उनका अवगत कराता है। तो अनुच्छेद 78 के तहत वो क्या है, अवगत कराता है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी किस अनुच्छेद में होता है प्रधानमंत्री, तो अनुच्छेद 78 के तहत वो क्या होता है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। तो ये भी याद रखना, मतलब एक कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मंत्रिपरिषद में जो फैसले लिए गए उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का दायित्व है 78। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अगला फैक्ट यहाँ पर यह है कि संसद के मामले में राष्ट्रपति के पास क्या पावर है। संसद के मामले में राष्ट्रपति के पास पावर है कि संसद जो होती है उसमें वो बहुमत दल का नेता भी होता है, तो संसद का भी किसी एक दल का मतलब एक जो सभा है उसका नेता होता है। तो लोकसभा में जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, वो उसका दायित्व का निर्वहन करता है। अर्थात अगर मंत्रिपरिषद का कोई एक मंत्री भी अगर ऐसा
कोई राष्ट्र विरोधी काम या इस टाइप की कोई काम कर जाए जिससे उनको त्याग पत्र देना पड़े, तो संसद जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व पर कार्य करती है। अर्थात मंत्री परिषद में किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी गड़बड़ कर दी जाती है तो पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। तो लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, कि अगर उसका किसी मंत्री परिषद द्वारा या उसके द्वारा कोई ऐसी गड़बड़ की जाती है तो पूरी लोकसभा को भंग करना पड़ता है, इसलिए लोकसभा के प्रति क्या होता है, वो उत्तरदायित्व होता है। इसलिए लोकसभा में जितने भी सांसद लोग या लोग मंत्री लोग जो रहते हैं वो अगर क्वेश्चन पूछते हैं, विपक्ष अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। जनरली प्रधानमंत्री उसका आंसर क्या है, देते ही हैं। तो याद रखिएगा यहाँ से कि प्रधानमंत्री संसद के रूप में क्या है, लोग उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, अर्थात वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और ये सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पर उनको कार्य करना पड़ता है। अर्थात मंत्री परिषद के द्वारा किसी भी सदस्य द्वारा अगर गड़बड़ की जाती है तो पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, ये उसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना। अर्थात मान लो गृह मंत्री ने कोई ऐसी गड़बड़ कर दी जिससे कि लोकसभा में एक विधेयक मतलब एक तरीके से प्रस्ताव लेकर आ गए और अगर उसका उत्तर सही नहीं दे पाया और अगर वोटिंग हो गई तो निश्चित रूप से वहां पर क्या है, लोकसभा से उनको अपना त्याग पत्र या लोकसभा को भंग करना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति होती है। फिर लोकसभा को अगर भंग करना है तो वो राष्ट्रपति को परामर्श देने का जो दायित्व है संसद का, लोकसभा को या संसद को अगर भंग करना है विघटन संबंधी परामर्श, तो वो भी वो राष्ट्रपति को देता है। कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, और संसद में सरकार के प्रमुख के रूप में मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, संसद का नेता होता है, तो सरकार का भी नेता होता है, तो सरकार के प्रमुख के रूप में वो क्या करता है, अपना काम करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य हैं प्रधानमंत्री के वो ये है। इसमें 3 अनुच्छेद याद रखना, 74 जिसमें मंत्री परिषद का गठन है जो कि राष्ट्रपति की मदद के लिए गठन किया जाता है। 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 75(5) में लिखा हुआ है कि अगर वो किसी सदन का नेता नहीं है तो उसको 6 माह के अंदर क्या होना चाहिए, किसी भी सदन का नेता बनना होगा। और 78 में ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। ठीक है, ये 3 अनुच्छेद प्रधानमंत्री की इसमें याद रखना। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो होता है, जो कि पहले योजना आयोग हुआ करता था, अभी वर्तमान में उसको हम नीति आयोग बोलते हैं, उस नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है, कि जो पद पर प्रधानमंत्री रहेगा वो अपने आप ही नीति आयोग का क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। एक अंतरराज्य परिषद होती है, अंतरराज्य परिषद जो होती है उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, एक याद रखना। एक राष्ट्रीय विकास परिषद होती है, उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री के कुछ मुख्य तथ्य थे जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। बहुत मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से हम लोग हैं जो कि क्वेश्चन आते रहते हैं। मुझे निश्चित रूप से आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये कार्यपालिका का वो पद है जो एक्चुअली में राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग करता है। क्योंकि भारत में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है उस संसदीय व्यवस्था में 2 प्रकार के पद रखे गए हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष का रखा गया है और एक मतलब शासनाध्यक्ष का रखा गया है। तो इस संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष जो रहता है वो शासनाध्यक्ष की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है और जो शासनाध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो है वो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति या गठन करता है। तो ये सब जो फैक्ट है बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप फिर से इस वीडियो को रिव्यू करके देख लीजिएगा। निश्चित रूप से अभी वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही है उसके आधार पर जैसी भी क्लासेस चल रही है आप लोग अटेंड कर रहे हो, आप ये अटेंड करते रहिए। समय रहते हम लोग जितनी चीज़ें सीखते जाएंगे उतना हमको फ़ायदा मिलेगा। आपके अंदर एक जुनून और जज्बा होना चाहिए। निश्चित रूप से खाली समय में हम कुछ न कुछ सीखते रहें, हमारे जो माइंड है उसको क्रिएटिव बना कर रखें। अगर हम नई चीज़ सीखेंगे तो हमारे जो आने वाला समय है उसमें हम लोग हमारी ऊर्जा के माध्यम से हमारी सफलता को आगे बढ़ा पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल भी रखें। जय हिंद,
जय भारत।